अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामा नहायत दिलचस्प है। एक तरफ PDM को जगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के मज़े में ये सोचे बैठी है कि 2023 का इंतखाब भी उन्हीं के नाम होगा। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात वक्त से पहले होंगे, ये हुकूमत जल्द घर जा रही है और आने वाली जो हुकूमत है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। अब ये फ़ैसला तो आप लोगों को करना है, आवाम को करना है कि 2023 के इलेक्शन में आप लोगों ने किस को मौका देना है। खैर, मौजूदा सियासी मंजरनामे पर बलूचिस्तान की सियासत की अगर हम बात करें तो ये भी बदलती नज़र आ रही है। बलूचिस्तान में नून लीग के अहम रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी ने अपनी पार्टी को अलविदा कहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रिश्ता जोड़ लिया है। कोयटा में एक तकरीब सजाई गई। दोनों रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो के साथ चलने का उसमें फ़ैसला किया। सनाउल्लाह ज़हरी ने बिलावल भुट्टो से मुखातिब होकर कहा कि हम आपसे तवक्को करते हैं कि जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे। साबिक सदर मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में मुशावरत नहीं की जाती थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पीपल्स पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने वादा किया है कि वो बलूचिस्तान के दौरे करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने अगर सही काम किया तो बलूचिस्तान में हमारी अक्सरियती हुकूमत बनेगी। अब दोनों रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के ऐलान के बाद बिलावल भुट्टो ने भी दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी ही हुकूमतें बनाएगी। अब बात यह है कि अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी का पीपल्स पार्टी में शामिल होना बज़ाहिर ये तासुर पैदा कर रहा है कि बलूचिस्तान में नून लीग का सफाया हो जाएगा। मगर सवाल ये भी है कि दो ऐसे रहनुमा जिन्हें मुस्लिम लीग नून ने वज़ारत आला और पार्टी की सूबाई सदारत दी, उन्हें ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने नाजुक वक्त में, जब पार्टी में बयानिए की जंग लड़ी जा रही है, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, केसेस चल रहे हैं, ऐसे नाजुक वक्त में इन दो रहनुमाओं ने, आम लोगों ने नून लीग को खैरबाद कहा। अब इसमें दो कहानियां हैं। पहली कहानी है मरी मुआहदे की, जो 2013 के इलेक्शन के नताइज के बाद हुई। बलूचिस्तान का वज़ारत आला के लिए तीन बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के दरमियान ये मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत पहले डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच 2.5 साल वज़ीर आला रहे और दूसरे 2.5 सालों के लिए मुस्लिम लीग नून के सनाउल्लाह ज़हरी को वज़ीर आला बनाया गया था। मगर ये इत्तफाक कहें या सोची समझी साजिश, सनाउल्लाह ज़हरी की मुद्दत पूरी होने से पहले ही कुछ अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दिया गया, जिस पर 14 अरकान असम्बली ने दस्तखत भी किए। लिहाजा पार्टी कायद नवाज शरीफ ने जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश होना थी, ऐन उसी दिन सनाउल्लाह ज़हरी से इस्तीफ़ा दिलवा दिया। वज़ीर आला के ओहदे से इस तरह हटने के बाद उनके रिश्तेदार और फिर कुछ करीबी साथी नून लीग से अलहदगी इख्तियार करके नेशनल पार्टी और दूसरी जमातों में चले गए थे। मगर 2020 में 2020 में जब PDM बनी तो इसके प्लेटफॉर्म से मुल्क भर में जलसे हो रहे थे। एक जलसा कोयटा में भी हुआ, जहाँ से इख्तलाफात की एक दूसरी कहानी शुरू हुई। उस जलसे में अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी की राहें मुस्लिम लीग नून से हमेशा के लिए जुदा होने वाली थी। PDM के प्लेटफॉर्म पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल भी ऑन बोर्ड थी। अख्तर मैंगल से सनाउल्लाह ज़हरी की ज़्यादा बनती नहीं थी। सनाउल्लाह ज़हरी चाहते थे कि अख्तर मैंगल स्टेज पर ना आए और ऐसा करने पर अख्तर मैंगल की नाराज़गी मोल लेना पड़ती, जो PDM नहीं चाहती थी। तो ऐसे में अख्तर मैंगल तो स्टेज पर आ गए, लेकिन ये दोनों साथी हमेशा के लिए उतर गए। फिर कहानी में एक और तब्दीली आई। जब सनाउल्लाह ज़हरी जब वज़ीर आला बलूचिस्तान थे तो बताया जाता है कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के पीछे जो असल कुव्वत थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। तो अब क्या वो ज़ख्म भर गए हैं या मुस्लिम लीग नून के दिए गए ज़ख्म ज़्यादा गहरे हैं कि सनाउल्लाह ज़हरी और डॉक्टर जनरल कादिर अब्दुल बलोच ने दोबारा सियासत में आने के लिए पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अभी जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि हमें याद है PDM का जब कोयटा में जलसा हुआ अक्टूबर 2020 में, मसाइल तभी से शुरू हुए। उसके बाद आप लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इस पार्टी के साथ रहना नहीं बनता। इन इख्तलाफात के बाद मैंने आपको प्रोग्राम में लिया था 11 नवंबर 2020 को। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि सर, हमें बताया जा रहा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं ज़रा ये चाहूँगी कि वो ज़रा क्लिप में अपने नाज़रीन को दिखाऊँ कि उसमें आपने जवाब में क्या कहा था, मेरा सवाल क्या था
और आज वही हुआ जो मैंने आपसे सवाल किया था। ज़रा प्लीज़ प्ले कीजिए। जलसा, मेरा आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि आपकी तरजीह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना। इस हवाले से क्या कोई इस्लामाबाद में आपकी किसी शख्सियत से मुलाकात भी हुई है? टोटली गलत है ये बात कह देना कि इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी से रिलेवेंट कोई बातचीत हुई है, नहीं हुई है। ये समय इन्होंने अप्रोच किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आसिफ जरदारी साहब ने वहाँ पर बात की है नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से, ताज़ियत करते हुए उनको इन्वाइट किया था, और फिर इन्होंने प्रॉपरली एक डेलीगेशन भेजा हमारे पास, जो कि सरबराही में था बलूचिस्तान मुस्लिम पीपल्स पार्टी के सदर के, और वो आए मेरे घर में। उन्होंने इनविटेशन बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से हमें दी, और हमने कहा कि हम उसके ऊपर गौर करेंगे, अपने साथियों से मशवरा करेंगे। हमारा सूबा बहुत बड़ा है और इनको बुलाने की ज़रूरत है, उनके मामले को रखने की ज़रूरत है। और अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, देखेंगे। पीपल्स पार्टी या कोई भी पार्टी हो, ये सियासी फैसले अगर इंडिविजुअल नहीं कर। सही। जल साहब, आपने सुना, तो सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही चॉइस क्यों थी? मैंने उस वक्त आपसे ये भी सवाल किया था, क्या वो तहरीक इंसाफ भी हो सकती है, तहरीक इंसाफ में भी जा सकते हैं? तो आपका जवाब था बिल्कुल नहीं। मैं अपनी हद तक तो बता सकता हूँ ये एक फ्लॉप जमात है। तो सर 9 महीने लगे सोच विचार करने में, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने में? नहीं, बिल्कुल सोच विचार 9 महीने भी कम होते हैं अगर आपने इतने बड़े सूबे में, जिस तरीके से मैंने अर्ज किया था कि मुझे ज़रूरत इस बात की थी कि जितने हमारे साथी थे, और 44% ऑफ द एरिया ऑफ पाकिस्तान में वो फैले हुए थे, और 34 अजला में उनकी प्रेजेंस थी, तो उन तमाम से मशवरे करने में टाइम लगता है। हमें टाइम लगा, हमने प्रॉपरली उसके ऊपर डेलिब्रेशन की, और 25 जून को हमने यहाँ पर एक मुशावरती अपना एक इजलास बुलाया, और जहाँ पर हमने ये तीनों पार्टियों के हमने वहाँ पर उनके मंशूर सामने रखे, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर हमने बातचीत की। मैंने वहाँ पर तकरीर करके सबको बताया, और फिर यूनानिमस ओपिनियन थी तमाम लोगों के, हमारे पार्टी के जितने रैंक एंड फाइल थे, कि हम पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएं। और फिर उसमें भी हमें 1.5 महीना लगा है। ये दरमियान में कमिटमेंट्स थे बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, जरदारी साहब ने कहा था कि वो आएंगे। फिर इस दरमियान में इलेक्शन आए आज़ाद कश्मीर के, तो चेयरमैन भुट्टो साहब वहाँ पर कमिटमेंट उनकी हुई, उसके बाद फिर स्टेट्स में ख्याल उनको जाना पड़ गया, उसकी वजह से भी इसमें भी तकरीबन 1.5 महीना लगा, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैसला किया है, और फैसला हमारा 3 दिन पहले। तहरीक इंसाफ के बारे में भी कोई मशवरा मिला या सोच थी कि तहरीक इंसाफ को भी ज्वाइन किया जा सकता है इन 9 महीनों में? क्योंकि अमूमन होता ये है कि जब कोई पार्टी छोड़ता है तो एक अट्रैक्शन होती है उस पार्टी की तरफ जाना जो हुक्मरान जमात होती है, जो इक़्तिदार में होता है। आपको पता है सिंध को छोड़कर इस वक्त तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में हर सूबे में हुकूमत कर रही है। तो सर कभी तहरीक इंसाफ के बारे में भी सोचा इन 9 महीनों में, या किसी ने मशवरा दिया साथियों ने? आपने अच्छा सवाल किया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपके सवाल का। एक सवाल करना चाहिए था और मुझे इसका जवाब देना चाहिए। बात यह है कि जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मेरी ज़ाती राय और मेरे साथियों की राय, और जहाँ पर हमने मुशावरत की, उन सब की राय यही थी कि जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, जिस प्रोग्राम के साथ आए थे, जिस तब्दीली की उन्होंने बात की, जिस तुंदही से उन्होंने कौम के सामने वादे किए कि वो मसाइल हल करेंगे, महंगाई का, बेरोजगारी का, करप्शन का, फलान का बेशुमार, और अभी सैकड़ों की तादाद में उनके यू टर्न्स आ चुके हैं, वो तमाम की तमाम बातें जो उन्होंने की, उनमें से एक बात भी आज पूरा नहीं हुआ। ये एक बात है। इस बात को छोड़ दीजिए कि अपोजिशन ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, पीडीएम ने क्या जलसे किए, जुलूस किए, क्या प्रेशर डाला कि नहीं डाला, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का एक जबरदस्त प्रेशर उनके ऊपर आया हुआ है, और वो है महंगाई। और महंगाई की चक्की जिसमें पाकिस्तानी अवाम की हड्डियां भी मेरे ख्याल में फिस गई हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं। और एक तो महंगाई और दूसरी तरफ से बेरोजगारी तबाहकुन किस्म की। तो इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क में महंगाई है और बेरोजगारी है। ये महंगाई और बेरोजगारी किसी सूरत में इन हल होने वाले मसाइल नहीं हैं। वजह उसकी यह है कि मसाइल को हल करने के लिए विजन की रिक्वायरमेंट होती है। विजन के बाद फिर टीम वर्क
टीम होता है और टीम बनाते हैं, टीम वर्क के जरिए से अपने विजन को अमली जामा पहनाते हुए आप सॉल्यूशंस के करीब जाते हो। तो वो तो दूर दूर हमें नजर नहीं आती है कोई विजन, इस किस्म की कोई कार्रवाई जिसमें कि ये मसले मुल्क के जो दरपेश हैं ये हल हो सके। और सबसे बड़ा नारा उन्होंने कहा था कि करप्शन करप्शन फलाना, वो भी जान तक पूरे मुल्क को 3 साल तक उन्होंने बिल्कुल इस करप्शन के नारे के राइट लेफ्ट में बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। नतीजा उसका भी जीरो है, 1 रुपया भी वसूल नहीं हुआ और न एक आदमी की कन्विक्शन हुई और अभी तक किसी का केस शुरू नहीं हुआ है। केसेस को फाइनलाइज होने में, कन्विक्शन लाने में उसमें भी 2-3 साल लग जाते हैं। एक मैं बात करना चाहूंगा, हुकूमती पार्टियां बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं लोगों के लिए ज्वाइन करने के लिए। जनरली लोग अपोजिशन पार्टियों में कोई नहीं जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरे मुल्क में है, पंजाब में है, मेरे अपने सूबे में तकरीबन ऐसी जमायत की हुकूमत है जो इनका बगल बच्चा है, उनका अपना एलाई है, सब कुछ है। इन तमाम बातों के बावजूद न सिर्फ मैंने बल्कि मेरे तमाम साथियों ने, जिनकी तादाद उस दिन जब हम इकट्ठे हुए तकरीबन 2-3 हज़ार थी, मेरे वर्कर्स वगैरह, किसी ने ये मशवरा नहीं दिया कि हम इस गिरती दीवार के नीचे जाके बैठे। कोई बात नहीं है, 2 साल और तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बहरहाल ये पार्टी चॉइस नहीं थी। और जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग को हम छोड़ चुके थे और गुड इनफ रीजंस की वजह से हमने छोड़ दिया था। उसका रीथिंक कर लेना, उसकी तरफ दोबारा सोचना कि उधर जाया जाए, तो वो आउट था। और हमारी रिक्वायरमेंट इस बात की थी कि हमने सियासत करनी है, खासकर मैंने आर्म फोर्सेस के बैकग्राउंड के साथ, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मैं ऐसे सियासी जमात में शामिल होकर सियासत कर लूं जिसकी मरकजियत से ताल्लुक हो, फेडरेशन से ताल्लुक हो और फेडरल लेवल की पार्टी हो। वो तो फेडरल लेवल की पार्टियां थी ना, 2 के बारे में समझें कि आपके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक आइडियल जमात है क्योंकि कुछ हकाइक भी जुड़े हैं माजी में पीपल्स पार्टी के साथ। सनाउल्लाह ज़ाहरी जब फारिग हुए, जब हुकूमत गिराई गई, पीपल्स पार्टी का क्या मनफी रोल था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। क्या ये मनफी उनका किरदार, ये मनफी एलिमेंट भी कहीं आड़े आया इस फैसले को करने में कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना है? नहीं बीवी, जिस उम्र के हिस्से में मैं हूँ और जो मेरा तजुर्बा है तालीम है, थोड़ा बहुत जो कुछ मैं अपने लिए क्लेम करता हूँ, तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे सोच में आनी चाहिए थे, ये मेरे सोच में आए। न सिर्फ मेरे अपने साथियों की भी। हम ये नहीं कहेंगे कि आइडियल पार्टी है पीपल्स पार्टी। हाँ, आउट ऑफ द लॉट इस वक्त जितनी पार्टीज हैं, हम ये समझते हैं कि इस पार्टी के थ्रू हमारे सूबे में सियासत करना, हमारे सूबे की बेहतरी इसमें होगी, पाकिस्तान की बेहतरी इसमें होगी और हमारे मुल्क की सालिमियत से भी उसका ताल्लुक है और उसमें बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। तो उस वजह से जब ये 3 पार्टियों के हम जो मुकाबला कर लेते हैं तो यस, पीपल्स पार्टी स्टैंड आउट करती है इनके मुकाबले में। रह गया उनके मनफी और क्या कहते हैं उसके और मुस्बित रोल का नवाज सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब की गवर्नमेंट से मुतालिक। इसमें ये बातें सामने आई थी खुल के। कोई न पीपल्स पार्टी के यहाँ पर कोई मेंबर था, न उनका कोई आदमी आया। और उस वक्त जो भी नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब की जो कैबिनेट थी और जो पार्टियां इस वक्त पावर में थे, उसमें पीपल्स पार्टी का एक भी मेंबर नहीं था। पीपल्स पार्टी का क्या रोल रहा और क्या नहीं रोल रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने भी सुना कि उनके कोई आदमी आए थे, उन्होंने कोई रोल प्ले किया था, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे पास इसके बारे में कोई सबूत नहीं है। लेकिन बहरहाल हालात चेंज होते रहते हैं। वो एक वक्त था जो आज से 3 साल पहले की सिचुएशन थी, ग्राउंड रियलिटीज थे और ज़मीनी हक़ाइक़ उस वक्त के और आज के ज़मीनी हक़ाइक़ टोटली मुख्तलिफ है। तो मुख्तलिफ में ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के फैसले किए जाते हैं। हमने इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए जो फैसला किया है, हम समझते हैं कि उसमें पाकिस्तान की और हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये भी हैं। अभी आप जो करप्शन और इल्ज़ामात की बात कर रहे थे, अभी पूरे मुल्क में जो एहतसाब की एक लहर चल रही है, नून लीग के ख़िलाफ़ भी केसेस हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी केसेस हैं, नवाज शरीफ तो खैर एक्यूज़ड हैं, फिर जरदारी साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग के, अरबों रुपए के उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। तहरीक इंसाफ भी हमेशा से ये बात करती आई है कि पिछले कई दिहाइयों से ये सिंध को लूट कर खा गए हैं, पिछले 10 सालों में तो इनकी हुकूमत रही है सिंध में। तो सर, ये भी आपने सोचा कि सही है या गलत, इन चीज़ों को भी आपको पीपल्स पार्टी में आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने हैं, आपको डिफेंड करना पड़ेगा सर, सही है या गलत है?
शुक्रिया, आपने लफ्ज़ इल्ज़ाम इस्तेमाल किया, शुक्रिया। मैं तो इतना कहूँगा कि जिस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी और सरदन आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ कोई 10-12 केसेस थे, करप्शन रिलेटेड मुख्तलिफ मामला से मुतालिक थे, और उन तमाम केसेस में से वो फिर फाइनली फैसला यह आया कि एक भी उनके ख़िलाफ़ साबित नहीं हो सका। अभी भी इनके ख़िलाफ़ बेशुमार इल्ज़ामात हैं, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, करप्शन के हैं, फलान के हैं, फलान के हैं, लेकिन जहाँ पर उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात थे उसी से ज़्यादा शदीद किस्म के, ज़्यादा मेरे ख्याल में ख़राब नौइयत के केसेस मियां नवाज शरीफ साहब और उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी लाए गए हैं, और वो भी इल्ज़ामात चल रहे हैं, अदालत में केसेस चल रहे हैं, नैब में के रेफरेंसेस हैं, वो सब की सब कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं 2-2 मरतबा, 3-3 मरतबा, फिर अदालत ज़मानतें हो गई है, और इसके अलावा तारीख इंसाफ के ख़िलाफ़ बेशुमार इल्ज़ामात हैं, जहाँ पर बेशुमार इल्ज़ामात इस किस्म के भी हैं, केसेस तैयार हैं और रेफरेंसेस दायर नहीं किए जा रहे हैं। BRT है तो मालम जब्बा है तो फलाना है तो फलाना है, फिर चीनी की बात हो रही है तो घी की बात हो रही है, तो आटे की बात हो रही है, फलान की बात हो रही है। तो हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में तो एक बाजार लगाया हुआ है इल्ज़ामात का, और वो तीनों की तीनों जमात जो फेडरल लेवल की है एक दूसरे के कपड़े उतारने में किसी किस्म का कोई कसर वो नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात देखता हूँ, और मेरी बात वो यह है कि इल्ज़ाम जिस वक़्त जुर्म पे तब्दील हो जाए, मुल्ज़िम मुजरिम बन जाए, फिर बात बन जाती है। आज तक इनमें से किसी एक आदमी के खिलाफ, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो हमारे पार्टी के लीडर हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून से मुताल्लिक है, और दूसरा तो खैर जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, चूंकि इक़्तिदार में तो मक्खियों पर अपने ऊपर बैठने नहीं देते हैं, किसी के खिलाफ आज तक कोई केस साबित नहीं हुआ है। साबित नहीं हुआ है तो ये तो ऐसी बात है जिस तरह तारीख इंसाफ वाले इन दो पार्टियों को गालियां देते हैं। मैं अगर उनके बारे में कहूं कि वो भी करप्ट है, वो भी बेईमान है, वो भी चोर है, वो भी मनी लॉन्ड्रर है, बात है, इल्जाम है, सबूत तो मेरे पास किसी किस्म का नहीं है, सबूत वो भी नहीं ला सके। मेरे पास तो कोई मशीनरी नहीं है, उनके पास तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी भी है। उस मशीनरी को इस्तेमाल करें, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ न बने, अहमक न बनाए, चीजें सामने लाएं ताकि पाकिस्तानी अवाम के लिए चॉइस करना आसानी हो, तो बेहतर क़यादत मिल सके। अगर ये क़यादत इनमें ये खराबियां जो वो बता रहे हैं तो उनको मदद करें, अपने बारे में भी अपनी भी कपड़े साफ कर लें, और जो हमारी दूसरी पार्टी है इनके बारे में। आप समझते हैं बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, इस पार्टी में रहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप मिलकर बलूचिस्तान के मसाइल को हल कर सकते हैं? नाराज़ बलोचों के मसाइल हैं, बलूचिस्तान के जो आम आवाम हैं उनकी महरूमियाँ हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर जो इकदाम कर रहे हैं, शाहजैन बुगटी को जो उन्होंने टास्क दिए हैं, फिर जो कैटेगरीज़ हैं, किन लोगों से बात करनी है, किन से नहीं करनी है, किन को आपने मनाना है, और कौन लोग ऐसे हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ बैठकर बाहर प्रोपेगेंडा करते हैं, उन लोगों को कौमी धारे में आपने शामिल नहीं करना। आप समझते हैं ये जो आप लोगों की चॉइस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके साथ मिलकर बलूचिस्तान के दहाइयों पर मुहीत मसाइल को आप हल कर सकते हैं? देखिए बीबी, मैं समझता हूँ हर आदमी को अपने बारे में गलत फहमी होती है, और जिंदा रहने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने बारे में एतमाद हो कि जो आप सोचते हो वो सही सोच है। मैं समझता हूँ कि मैं बलूचिस्तान के मसाइल को जानता हूँ, और जानने की जो वजह है वो ये है कि बलूचिस्तान के मैं बल्कि वो वजूहात जानता हूँ जिसकी बुनियाद के ऊपर बलूचिस्तान का मसला इतना ख़राब हुआ है या ख़राब होने जा रहा है या खराबी की तरफ गामजन है। मैं समझता हूं कि मैं उनके बारे में, और अगर जिस तरीका से हमें वज़ीराई मिली है पिछले चंद दिनों में, और इसके बाद भी इंशाअल्लाह अगर हम इलेक्शन में गए, हमारी पार्टी जैसे हमने प्लानिंग किया हुआ है, मेहनत करेंगे, हद से ज़्यादा मेहनत करेंगे, पब्लिक की सही ओपिनियन हम लेंगे, और इंशाअल्लाह कोशिश हमारी ये होगी कि मसले के हल की तरफ उस करीब तर होते जाएं, और इंशाअल्लाह कुछ न कुछ हम कर लेंगे। इतना मैं बताऊंगा कि हमारी परफॉर्मेंस बलूचिस्तान के मसले के हल के बारे में कदरे बेहतर होगी मुकाबलतन इससे पहले जितनी पार्टियां बलूचिस्तान में इख्तिदार में रहे। आपने शाहजैन बुगटी साहब का पूछा था, तो हमारी दुआएं उसके साथ हैं, बस मैं इतना कह सकता हूं। और
कितना वो मौसर हैं। गवर्नमेंट के पास मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन होना चाहिए उनके मौसर होने और अदरवाइज के बारे में। उन तमाम लोगों से उन्होंने जाके बातचीत करना है, तो उनके पास, गवर्नमेंट के पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है। मुमकिन है उन इंफॉर्मेशन पर बेस करके उन्होंने ये अपनी उसको डिटेल किया है। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आर्म फोर्सेस ने और हमारे पुलिस ने और इसके अलावा हमारे अब तक सियासी क़यादत ने जो भी कार्रवाई की है, अब तक बलूचिस्तान के हालात कदरे बेहतर हो चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, और इसमें अल्लाह करेगा तो और बेहतरी आएगी और सही तौर पर अगर प्लानिंग किया जाए उसके ऊपर सही तौर पर अमल किया जाए। शुक्रिया। रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे तरीके से एक्टिव है। पीपल्स पार्टी इस वक्त मसरूफ़ है जोड़ तोड़ की सियासत में। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ी, 3 से 11 में आ गए। GB में भी वो दूसरी बड़ी जमात बन गई। नून लीग में अगर कुछ नज़र आ रहा है तो वो बयानिए का इख्तलाफ है। PDM को आप लोग दोबारा एक्टिव करने जा रहे हैं। अब पता नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर PDM का मुस्तकबिल आप लोगों को नज़र क्या आ रहा है। सर, जो बात आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने की वक्त से पहले इंतखाबात की और कहा कि अगली बारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जिस पर आज एक प्रोग्राम में मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि कहीं से यकीन दहानी करवाई गई है, इनको उम्मीद दिलाई गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं किसी यकीन दहानी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि एक सियासी जमात को, वो कोई भी जमात हो सकती है और वो कोई भी सियासी लीडर हो सकता है, उसे ये हक पहुंचता है कि वो इलेक्शन में अपनी कामयाबी की उम्मीद करे और अपनी कामयाबी के लिए जो है वो कोशिश करे। और पीपल्स पार्टी अगर कोशिश कर रही है तो बिल्कुल उसका ये हक है। बाकी जहाँ तक PMLN का तल्लक है, तो मैं पंजाब के हवाले से, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैं अदा कर रहा हूँ, तो मैं ये पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में बहुत मौसर और फैसला कुन किरदार अदा करेगी। और पंजाब में जो है वो हम क्लीन स्वीप करेंगे। ये मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से ज़िमनी इलेक्शन में हुआ ना, उससे भी जो है वो बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस होगी। अब हमारे यहाँ तो मामला ये है कि आज से 2 महीने पहले हमने ज़िमनी इलेक्शन 10 जीते हैं, तो वो अब एक इलेक्शन के ऊपर जो है वो सारे फारिग हो गए हैं। अब नई बात शुरू हो गई है। अब 2 महीने ठहर के बिल्कुल एक नई बात हालात तो बदल गए ना। पहले बात हो रही थी कि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं आप लोग जीत रहे हैं, हुकूमत का वोट बैंक कम हो रहा है, अब आप लोग हार गए, उस पर बातें उठना शुरू होगी। मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कोशिश कर रही है रिवाइव होने की। सुन लेना जी, अगर नहीं तो रिवाइव होने की वो कोशिश करें, हम कोई उनको रोकते नहीं हैं। हम उनका सियासी तौर पे जो है वो मुकाबला ज़रूर करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 10 इलेक्शन हारने के बाद अगर एक इलेक्शन जीतने से ऑल टुगेदर हालात बदल सकते हैं, तो 2 महीने बाद जो है वो फिर हालात अदरवाइज बदल जाएंगे। यानी ये तो फिर कोई बात मुस्तकिल ना हुई। मामला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वोट बैंक है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक स्ट्रेंथ है, और वो इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगी। ये 2018 के इलेक्शन में जो रवायती और गैर रवायती हथकंडे जो है वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अपनाए गए, जिस तरह से उसकी क़यादत को जो है वो इक़्तिदार से बाहर किया गया, पार्टी सदारत छीनी गई, जेल में डाला गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, प्रोपेगेंडा, बाबा रहमते अलहदा शुरू हुआ था। तो ये इतना कुछ होने के बावजूद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर भी पंजाब की जो है वो सबसे बड़ी जमात के तौर पे इमर्ज हुई है। सबसे ज्यादा सीटें नेशनल में भी और सूबे में भी पंजाब से तो आप कह रहे हैं 2023 के इंतखाबात में कोई मुकाबला ही नहीं है। 2018 से
मतलब कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ कोई मतलब कि उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं होगा, क्लीन स्वीप आपने करना है? मैं कहता हूं ये बिल्कुल ये इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे इनके कैंडिडेट। जो पीटीआई की जो थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है, जो घटियापन इन्होंने जो है वो दिखाया है, जो इंतकामी हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं, जिस तरह से इन्होंने लोगों को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया है, ये एक दफ़ा आप वक्त तो आने देना। मतलब कि पीपल्स पार्टी अगर वोट तोड़ेगी तो वो पीटीआई का वोट तोड़ेगी, नून लीग का वोट नहीं टूटेगा। नहीं देखें, ये तो 2018 के इलेक्शन में आप मुझे ये बताएं कि जो पीपल्स पार्टी का वोट था वो किधर गया है? वो हमारी तरफ आया है या वो हमारे खिलाफ गया है? पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो पीएमएलएन को नहीं मिलता, वो पीएमएलएन की नाराजगी में जो है वो दूसरी तरफ गया, और 2018 में ऐसा ही हुआ है। सही, तो अब किसकी नाराजगी का आपको मिलना है? नहीं, नाराजगी तो मामला ये है कि पीएमएलएन का वोट है, मियां नवाज शरीफ का वोट है और एंटी मियां नवाज शरीफ वोट है, और इसमें कोई दूसरा वोट नहीं है। जो हमारा वोट है वो किसी और को मिल नहीं सकता, और जो एंटी मियां नवाज शरीफ वोट है वो हमें तो नहीं मिलना, वो जिसको भी मिलेगा, राणा साहब क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पार्टी के जो लोग हैं वो अंदर ताई पार्टी क़यादत से ये बात भी कर रहे हैं, बल्कि सवाल पूछ रहे हैं कि 2023 के इंतखाबात की स्ट्रेटजी होगी क्या, हमें किस बयानिए के साथ चलना है? शहबाज शरीफ साहब एक लाइन लेते हैं, मरियम नवाज साहिबा एक लाइन लेती हैं, उधर से जो डायरेक्शंस आती हैं शहबाज शरीफ कहते तो हैं कि मेरे कायद वो हैं, लेकिन उनका बयानिया और है, उनकी सोच और है। इसका नुकसान नहीं होगा 2023 के इंतखाबात में नून लीग को? अंदरूनी इख्तलाफात का फ़ायदा कोई और ले जाएगा? दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ की शख्सियत ऐसी है कि हर चीज़ उनके गिर्द घूम रही है। लोग उनको जो है वो मिटाने के ख्वाब देखते हैं, लेकिन इस वक्त मामला ये है कि कोई खबरनामा, कोई टॉक शो, कोई एनालिसिस, कोई प्रोग्राम जो है वो उनके बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं होता। आप मुझे ये बताएं कि इसमें बयानिया क्या है मुस्लिम लीग नून का? कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए, सबको आइन का एहतराम करना चाहिए, ये बयानिया है ना। तो आप मुझे ये बताएं कि इस बयानी से कौन इख्तलाफ करेगा? लेकिन एक मफामत की बात करता है, दूसरा मजामत की बात करता है। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मफामत की मजामत होगी। नहीं, कौन सी मजामत? नहीं, कौन सी मजामत होगी? क्या हम कोई जो है वो कोई बंदूक उठाने वाले हैं? तो शहबाज शरीफ साहब अगर गिरफ्तार होंगे तो फिर वो कौन सी मजामत होगी जो अल्लाह ताला और उस्मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि मजामत करेंगे? वो क्या मजामत होगी? तो जमहूरी मजामत होगी। हम जमहूरी सियासी लोग हैं, हमारा एहतजाज जो है वो बिल्कुल जो एक हमारा आईनी और कानूनी हक है वो हमने इससे पहले भी किया, अब भी करेंगे। लेकिन वो कहते हैं हम गिरफ्तार होने नहीं देंगे जो है वो। नहीं, मामला ये है कि गिरफ्तार होने नहीं देंगे से मुराद ये है कि कोई किसी को गलत गिरफ्तार क्यों करे। यानी जब आप 6-6, 8-8 माह जाके अदालतों में कहते हैं कि जो उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं है, और अदालतें जो है वो आपको पूछती हैं और आपको वहाँ पे जो है वो बात करने को आपके पास कोई नहीं होती, तो इसका फायदा तो नून लीग को हो रहा है। घटियापन, इस इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। तो ये फायदा हो रहा है आप लोगों को? नहीं, तो अब आप झूठे मुकदमात में आप हर दफा बंदे को गिरफ्तार करें और 6-8 माह बाद जो है आप फायदा पहुंचाएं। क्यों फायदा पहुंचा रहे हैं जी? ये फायदा जो है ये बंद होना चाहिए, और इसको हम रेजिस्ट करेंगे, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। सही, लेकिन जो हमारा कानूनी और आईनी हक है उसके अंदर रहते हुए करेंगे। सही। राणा साहब, क्या ये भी बात दुरुस्त है कि जो नवाज शरीफ साहब की जो वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, ज़ाहिर है अभी वो केस चलना है, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जा सकता है, अगर वहाँ से भी मुस्तरद होता है, वहाँ से भी एक्सटेंशन नहीं मिलती है, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि दूसरे ऑप्शंस हैं कतर का और सऊदी अरब का? जो बातें हो रही हैं वापस नहीं आएंगे वो? देखिए, ये बातें ही हो रही, नहीं सुन लें, ये बातें ही हो रही है ना। अब उनकी अपील है, इसमें कितना टाइम लगेगा, उसके बाद वो कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, उससे पहले उनका ऑपरेशन हो जाता है,
उससे पहले जो है वो उनका फैसला हो जाता है, वो वापस आ जाते हैं। ये तो सारी बातें हैं, कहानियाँ हैं। फारग लोगों को बात करने को बात कोई नहीं है तो इसी के ऊपर जो है वो बात शुरू कर देते हैं। क्या ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। क्या अभी भी हकीकत चाहेंगे वापस आएंगे, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि वो मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर गए थे। क्या आज भी वो मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर बैठे हैं? जो बात मरियम नवाज साहिबा ने की थी कि वो इसलिए नहीं आ रहे, उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं है। जी, दोनों बातें दुरुस्त है। मेडिकल ग्राउंड वाली बात भी जो है वो 100% नहीं 200% दुरुस्त है। और ये बात भी जो है ये जो है वो 1000% दुरुस्त है कि यहाँ पे इंसाफ उनको नहीं मिला, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, उनको जो है वो गलत तौर पे। ये तो अब जजेस जिन्होंने सजा दी, फैसले किए, उनके जो है वो वीडियो बयानात मौजूद हैं कि हमें किस तरह से ब्लैकमेल करके जो है वो सजाएं दी गई। शहजाद अकबर साहब कहते हैं, हाई कोर्ट के जजेस के बयान है। सर मुझे ये बताएं, शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं कि हमें इस बयान पर जो है ना, आप लोगों ने बाहर गए थे कि कहा था कि वहाँ से आप लोग हर लम्हे की रिपोर्ट देंगे कि क्या इलाज चल रहा है नवाज शरीफ साहब का, कहाँ इलाज चल रहा है। वो कहते हैं अपने ज़ाती मौली डॉक्टर अदनान की चिट्ठियाँ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। आप लोगों ने तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिया, ना हाई कोर्ट में दिया है, ना हुकूमत के पास, ना पाकिस्तानी हाई कमीशन को। ये शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं। मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट में जमा करवाया जा चुका है और ये बाकायदा वहाँ से ऑथेंटिक जो है वो डॉक्टर्स की ओपिनियन के उनको ये उनका ऑपरेशन होना है, ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, इस वजह से जो है वो फ़िलहाल नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे जमा करवा दी गई है। शहजाद अकबर साहब कभी जाएं वहाँ पे और जाके फ़ाइल को देखें और पढ़ें वहाँ पे। ठीक है। बिलावल भुट्टो ने जो कहा कि ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर अदम एतमाद लाए तो पंजाब और वफाकी हुकूमत को काली गिरा दिया जाएगा। आप लोग भी तो तंग हैं इस हुकूमत से, तो कोई गौर कर सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आए, पीडीएम में मजबूत बने पीडीएम? गौर करें बिलावल भुट्टो जो बात कर रहे हैं। नहीं, पीडीएम में आने की ज़रूरत नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास अगर नंबर हैं तो वो बताएं, हम अपने नंबर उन नंबरों में शामिल करके जो है वो हम बिल्कुल गिराने को तैयार हैं। लेकिन अभी वहाँ पे नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक सियासी बात है। पंजाब में भी नंबर नहीं है बुज़दार साहब को साइड पे करने के? जी पंजाब, जी बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे कम से कम 20-25 वोट चाहिए और उसकी एक ही सूरत है कि तरीन ग्रुप जो है वो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोट देने के लिए तैयार हो जाए। तो इसके लिए तैयार करने की कोशिश की है आप लोगों ने? कंसिडर्ड ओपिनियन है जी, वो तैयार नहीं है। अच्छा, वो तैयार नहीं है। ये अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को किसी ने ऐसी ही बात सुना दी है कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो बात गलत है। हमारे पास वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है कि वो अभी इस मरहले के लिए तैयार नहीं है। तरीन साहब बगावत के लिए तैयार नहीं है, ये मैसेज मिल चुका है आप लोगों को? ये उनका जो ग्रुप है वो अभी अदम एतमाद के लिए जो है वो तैयार नहीं है। वो जिस रिलीफ के लिए उन्होंने जो है वो अपना ग्रुप बनाया था वो किसी हद तक उनको मिला भी है, तो इसलिए शायद वो अभी उससे अगला स्टेप जो है, जो कि ये हो सकता है, लेकिन वो अगला स्टेप अभी उठाने को तैयार नहीं है। मतलब आप लोगों की तरफ से बाकायदा राब्ता हुआ तरीन ग्रुप से, तरीन साहब से? जी, राब्ता हमने तरीन साहब से तो नहीं, लेकिन तरीन ग्रुप के जो लोग हैं वो उनके जो पार्लिमानी लीडर हैं अकबर नवानी साहब या यहाँ मरकज़ में राजा रियाज साहब, वो हमारे भाई हैं, मिलते रहते हैं, तो हमें पूरी खबर है। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सही। जैसे ही ये मुमकिन हुआ तो इसके ऊपर सियासी बयान देने की जरूरत नहीं है। अदम एतमाद जो है वो सियासी बयान दे के नहीं आया करता। सही। ये खामोशी से जो है वो अब नंबर्स को मैनेज करके तो उसके बाद जो है इसको मूव किया जाता है। सही। एक आखिरी सवाल, पीडीएम इस्तीफों पर धरनों की सियासत करेगी, कैसे तहरीक चलाएंगे? नवाज शरीफ साहब का जो राब्ता हुआ मौलाना साहब के साथ कि तहरीक चलाने पर इत्तफाक हुआ, बातचीत हुई, किस लेवल पर जाकर तहरीक चलाएंगे राना साहब? देखिए, ये फैसला जो है ये क्योंकि कल सरबराही मीटिंग हो रही है तो ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं इसको प्रीएम्प्ट करूं और ये कहूं कि ये फैसला वो करेंगे। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरी असेसमेंट है
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कल तक जो है ये हाँ मेरा यानी कल एक पीडीएम की तरफ से एक एहतजाजी प्रोग्राम के ऊपर इत्तफाक़ राय होगा और उसकी फिर अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, और कोई ऐसी ऑप्शन है कि दावत दी जाए पीपल्स पार्टी को कि आए हमारे मिल के साथ चलते हैं, या बिल्कुल दरवाजे बंद हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब पीडीएम में जो है वो पीपल्स पार्टी की वापसी हो सकती है या वापसी होगी। अब यही है कि मुत्तहिदा अपोजिशन अलहदा से जो है वो अपना काम करे और पीडीएम जो है वो अलहदा अपने तौर पे जो है वो अपनी तहरीक को चलाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क चलाने के लिए कर्ज लेने की खातिर हम IMF के पास चले तो गए, मगर इसकी शराइत जो है वो अब आवाम की चीखें निकलवा रहे हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक ने जनवरी 2022 तक बिजली के नर्ख में 2.5 से 3 रुपए फ़ी यूनिट इजाफे के लिए दबाव बढ़ाया है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने भी $1 अरब कर्जे के इजरा को बिजली की कीमत में इजाफे से मशरूत कर दिया है और IMF का $6 अरब कर्ज हासिल करने के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाना अब ज़रूरी करार दिया गया है। चेयरमैन नेपरा, जो खुद बिजली की कीमतों के जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं कि अगर बिजली पर हुकूमती सब्सिडी ख़त्म कर दी तो आवाम को इसका ज़ोरदार झटका लगेगा। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब माहिर मौशियात मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, महंगाई की चक्की में आवाम तो ऑलरेडी पिसे हुए हैं, लेकिन अब जो बिजली की सब्सिडी पर जो हुकूमत दे रही थी, इसमें 40% कमी का जो हुकूमती प्लान सामने आ रहा है, जिस पर चेयरमैन नेपरा कहने पर मजबूर हो गए कि जो आप करने जा रहे हैं इससे आवाम तंग होंगे, लोगों की चीखें निकल जाएंगी, ज़ोरदार झटका लगेगा। डॉक्टर साहब, अब ये मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक पर इन्होंने डिवाइड किया है कि जो गैर मुस्तहिक अफराद हैं उन पर आपने सब्सिडी ख़त्म करनी है, 57 अरब की सालाना बजट होगी, हमारा जो गर्दिशी कर्ज़ों का बहाव है हमें अखराजात करने में मदद मिलेगी। सर, ये मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक, सर ये कैटेगराइज कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल नामुनासिब कदम है। देखिए, बिजली के निर्खों में आपने फरवरी के महीने में इजाफा किया और जिन घरानों में 50 यूनिट से कम कंजम्पशन थी उनके निर्ख में आपने 2 रुपए से बढ़ाकर उसको 3 रुपए 95 पैसे कर दिया, यानी कि तकरीबन 2 गुना एक वक्त पर। दूसरी तरफ अब आप ये कह रहे हैं कि हम जो स्लैब्स हैं उनको और बढ़ा देंगे, ज़्यादा स्लैब्स हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में जो निचले लेवल के लोग हैं, जो 300 से 700 किलोवाट आवर उनका कंजम्पशन है महीने में, वो भी बुरी तरह से अब मार खाएंगे। देखिए, पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जो सबसे अमीर तबका है पाकिस्तान का, उन पर जो आपने रेट रखा है उसमें प्रोपोर्शनेटली इजाफा ज़्यादा होना चाहिए। सही। इस वक्त हालात लोगों के बड़े परेशान कुन हैं और खाने पीने की अशिया पिछले 2.5-3 साल में 40% इजाफा हो चुका है। उन्होंने पहला जो इजाफा है टैरिफ का वो बर्दाश्त बड़े मुश्किल से किया है। ये सरासर मेरी गुजारिश ये है कि ये नामुनासिब पॉलिसी है और इसको इम्प्लीमेंट करने में यकीनन हुकूमत को दिक्कत होगी। सही, लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि ये IMF का ही प्रेशर है? IMF ने जो $6 अरब की जो पेमेंट करनी है इसे मशरूत किया है कि बिजली की कीमत बढ़ानी है। फिर वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि IMF का जो मुआहदा उसके तहत आपने बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे। सर, ये IMF का प्रेशर है हुकूमत पर जो आगे ट्रांसफर हो रहा है आवाम पर? जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत ने जो मुआहदा किया था फरवरी के महीने में, उन्होंने एग्रीमेंट कर ली थी कि हम इतना इजाफा करेंगे आने वाले कुछ महीनों में। अब जब आप एक एग्रीमेंट पे दस्तखत कर लेते हैं हुकूमत के तौर पर और फिर आप कहते हैं बाद में कि हम नहीं करेंगे, ये मुनासिब नहीं है।
आपको पहले ही कह देना चाहिए था कि देखिए हम इतनी तेज़ी से निरखों को नहीं बढ़ा सकते, हमारे यहाँ अफरात-ए-ज़र बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बिजली के निरखों में इजाफे से हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। बिल्कुल। और इस वक्त कोविड का असर अभी तक हम पर है और चौथा अटैक तो आप देखिए कि काफ़ी सीरियस हो गया है। क्या ये वक्त है कि आप निरखों में इजाफा करें? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो हमें सोच समझ के एग्रीमेंट करना चाहिए और एक दफ़ा जब आपने एग्रीमेंट किया है तो अपनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के तौर पर आप फिर आगे बढ़ें। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पहले सारे चीजों पर आप राजी हो गए और बाद में कहते हैं पेट्रोल महंगा करा, हुकूमत उज़्र पेश करती है कि खित्ते के बाकी ममालिक से बहुत कम कीमत है, पाकिस्तान में पेट्रोल की उतनी नहीं है जितनी खित्ते के दूसरे ममालिक के। सर, आम आदमी की जेब में तो उतने पैसे नहीं है, आमदनी तो आम आदमी की उतनी है, उसकी जेब में पैसे नहीं बढ़े। तो एक आम आदमी के लिए इस उज़्र की, इस वजह की, ये जो बताया जाता है, इसकी क्या अहमियत है सर? दरअसल जो आप आदाद शुमार देखें हम जैसे मुल्कों की, तो उसमें वाज़े तौर पर एक चीज़ नज़र आती है और वो ये कि पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत बहुत ऊंची रखी गई है और अलबत्ता मोटर स्पिरिट हमारे यहाँ उसकी कीमत कुछ कम है। आम तौर पे पॉलिसी ये होती है कि हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत नुमाया तौर पर कम इसलिए रखी जाती है कि ट्रकों में इस्तेमाल होता है, वो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, आम अशिया के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है। तो हमारी पॉलिसी इस लिहाज से गलत है। अब पहली दफ़ा हुकूमत ने थोड़ा सा फ़र्क पैदा किया है, मोटर स्पिरिट को थोड़ा सा बढ़ाया है, मगर आपको हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत और कम करनी है ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कमी आए और उसके नतीजे में कीमतों में इजाफा। तो सर, इन्फ्लेशन भी इसी है, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन नंबर्स अभी नीचे नहीं आ सकते, पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। बात यह है कि हुकूमत ने बजट में रिलीफ जो दिया वो बड़े तबके को दिया, यानी कि ज़्यादा रिलीफ जो है वो उन्होंने गाड़ियों पे दिया और माशाल्लाह उसके नतीजे में अब आप देखिए पिछले कुछ हफ्तों से गाड़ियों के सेल में बूम है। बिल्कुल। असल रिलीफ जो देना चाहिए था वो आपको आम चीज़ों पर, अब आप हैरत अंगेज बात यह है कि चीनी पर फैक्ट्री प्राइस पे लगता था, उसको आपने कहा नहीं नहीं हम इसको अब सेल्स टैक्स 17% रिटेल प्राइस पे लगाएंगे। ये कौन सी पॉलिसी है? बिल्कुल। एक वक्त ऐसा था कि चीनी पर सेल्स टैक्स रेट सिर्फ 6-7% था, पहले इसको 17% किया और फिर ये कहते रहे बजट में कि हम इसको रिटेल प्राइस पे लगाएंगे। देखिए इस तरह की चीज़ें लोगों को बुरी तरह से मुतासिर करती हैं। आटे की कीमत, चीनी की कीमत, घी की कीमत, दूध की कीमत, सोच समझ के इनकी कीमतें आप सर, गंदम हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा जो दरामदात का बिल और हमारा जो बरामदात का बिल है वो ये डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है, ये डेफिसिट जिसे ट्रेड डेफिसिट हम कहते हैं, इस पर हम काबू पा नहीं रहे हैं। डॉलर ऊपर बढ़ता जा रहा है, रुपए की कदर दिन ब दिन हम देख रहे हैं वो कम होती जा रही है। तो सर, क्या यही वजह है कि रुपए की कीमत बढ़ रही है इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से? हर चीज़ तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। देखिए आज जो आदाद शुमार पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज़ किए हैं, जुलाई के महीने तिजारत के जो आदाद शुमार हैं, मुझे हैरानगी इस बात पे है कि तिजारत का खसारा एक महीने में 80% से ज़्यादा बढ़ा है। बिल्कुल 85%। और दरामदाद का लेवल जो है वो 40 से 45% बढ़ा है। आप मुझे ये बताइए कि साथ साथ ये खबर भी अभी आई है दोपहर में कि रेमिटेंसेस में कमी आई है, 2% कमी आई है। ये दो खबरें आप मिला लें तो यकीनन हम सबको तो अब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा जो पिछले साल पहले 9-10 महीने प्लस रहा, सरप्लस में रहा, फिर 2 महीने में बहुत तेज़ी से गिरा, क्या इस रफ्तार से चलता रहा सिलसिला तो क्या हम फिर से
तिजारती खसारा 10 से 12 अरब डॉलर की तरफ जा रहे हैं। आप उसके साथ साथ आप ये देखिए कि कर्जों की वापसी में 25 से 30% इजाफा हो रहा है इस साल। ये दो चीजें मिला लें सही तो हम कैसे अपने अखराजात और अपने लायबिलिटीज मीट कर पाएंगे? ये फिर से तकरीबन सबसे अहम सवाल बन चुका बहुत बड़ा चैलेंज था ये हुकूमत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौशियार डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। वैसे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।